आज हम इस वीडियो में क्रिस्पर कैस के बारे में बात करेंगे, जो कि ऐसा टेक्निक है जिससे हम किसी भी तरह के जीन को निकाल सकते हैं या किसी भी तरह का म्यूटेशन या एरर जब डीएनए में होता है तो उसे ठीक कर सकते हैं। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए बहुत सारे टेक्निक का अभी तक आविष्कार हुआ है और क्रिस्पर कैस उनमें से एक है, जो कि बहुत ही आसानी से इस काम को करता है। तो चलिए बात करते हैं ये क्रिस्पर कैस कैसे काम करता है। तो ये क्रिस्पर कैस फर्स्ट डिस्कवर हुआ था बैक्टीरियल सेल में। और बैक्टीरियल सेल में जब भी वायरस इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरिया का फर्स्ट काम जो है उसे अपने आप को उस वायरस से बचाने को है। जिस तरह से हमारे बॉडी में जब हम लोग कोई भी इन्फेक्शन होता है किसी तरह का, जब भी बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करके उस बैक्टीरिया को अंदर लाते हैं, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों करके फिर एमएचसी के साथ सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, टी सेल्स के ऊपर। ठीक उसी तरह बैक्टीरिया क्या करता है, अपने इस इम्यून सिस्टम को वो इस तरह से यूटिलाइज करता है कि वो फॉरेन डीएनए को लेता है और उसे अपना एक क्रिस्पर बोल के लोकस है वहाँ पे घुसाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फॉरेन डीएनए आया इस पर्टिकुलर रीजन को आप देखिए। और इस फॉरेन रीजन को बैक्टीरिया, दो तीन प्रोटीन है कैस वन कैस टू बोल के, वो क्या करते हैं इस फॉरेन डीएनए को कट करते हैं। कट करने के साथ इसे वो बैक्टीरिया के एक लोकस है जिसे क्रिस्पर लोकस बोलते हैं, वहाँ पे इन सभी को वो इंसर्ट करता है। अब इसका क्या काम है, ये बैक्टीरिया क्यों करते हैं अचानक इनके आने से। बैक्टीरिया इसे इसलिए करता है क्योंकि ये क्रिस्पर लोकस बैक्टीरिया को इस वायरस से बचाने में मदद करता है। और ये क्रिस्पर का मतलब क्या है, यहाँ पर सी का मतलब है क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड मीन्स वो सब ठीक थोड़े थोड़े दूर में एक दूसरे से लोकेटेड हैं, रेगुलर हैं, कंटिन्यूस नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक रेगुलरली प्रेजेंट है। ये कंटिन्यूस नहीं, माने एक साथ सब कुछ जुड़े हुए नहीं है। इसके ये लाल वाले स्पेसर से ब्लू वाला दूर है, फिर उससे ये दूर है, इसीलिए इसे रेगुलर कहा गया है और थोड़े थोड़े स्पेस में है। और पैलिंड्रोमिक रिपीट है। तो पैलिंड्रोमिक रिपीट क्या होता है, माने कोई भी सीक्वेंस अगर आप देख रहे हैं, वो अगर ए बी सी डी, सपोज ये एक सीक्वेंस है। अगर इसमें आप अगर इसको ऐसे भी देखें, डी सी बी ए, तो सामने से या बैक से आप जब भी जाइएगा तो आप एक मिरर टाइप के इमेज को देख पाइएगा। और इसी को पैलिंड्रोमिक रिपीट्स बोलते हैं। तो ये जो रिपीट्स है ये सब पैलिंड्रोमिक है और इनके बीच में ये स्पेसर सीक्वेंस रहता है। ये स्पेसर सीक्वेंस कुछ नहीं, ये वायरस का ही डीएनए सीक्वेंस है। अब क्वेश्चन आया कि इस सब का क्या काम है। तो वायरस पहले क्या करता है, इसको अपने एक क्रिस्पर लोकस में इन सबको डालता है और क्या करता है, इसका पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन करने से हमें क्या पता, आरएनए फॉर्म होता है। तो ये क्रिस्पर लोकस की जो आरएनए फॉर्म होती है उसे हमें क्रिस्पर आरएनए बोलते हैं। तो पहले ये प्री फॉर्म में रहता है, इसकी प्रोसेसिंग होती है और इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद एक क्रिस्पर आरएनए फॉर्मेशन होता है प्री से। तो इस क्रिस्पर आरएनए काम क्या है, ये क्रिस्पर आरएनए Cas9 प्रोटीन के साथ मिलके, कैस प्रोटीन जो होते हैं उनके साथ मिलके वायरस के डीएनए में अटैक करने को हेल्प करते हैं। और किस तरह से करते हैं, ये जो क्रिस्पर आरएनए फॉर्मेशन हुआ है, ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ये ग्रीन पार्ट बैक्टीरिया वायरस के जो आरएनए हैं उनसे कॉम्प्लीमेंट्री है ये ग्रीन पार्ट। और बैक्टीरिया यही करता है कि जब वायरस इन्फेक्ट करता है, पहले उसके डीएनए को लेकर अपने लोकस क्रिस्पर लोकस में इंसर्ट करता है। और जब वो उसे इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद जब उसकी आरएनए फॉर्मेशन हुई, उस आरएनए की पूरी प्रोसेसिंग हो जाने के बाद वही आरएनए इसी क्रिस्पर लोकस की एक और प्रोटीन है कैस प्रोटीन, उसके साथ मिल के ठीक इसी रीजन का फायदा उठाकर वो वायरस के डीएनए में बाइंड करता है। क्योंकि ये गाइड की तरह काम करता है, इसके नाम गाइड आरएनए भी है। ये गाइड करता है कि हमें वायरस के डीएनए की किस जगह को काटना है। तो इसके साथ मिलके ये वायरस के डीएनए को क्लीव करता है और इसी तरह से वायरस से बचने का काम करता है। तो रिसर्चर जब इसको लेके काम कर रहे थे तो वो बोले कि अगर इस तरह को हम ह्यूमन में यूटिलाइज कर सके
किसी भी पर्टिकुलर जगह को रिपेयर करने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर जीन को अगर हमें हटाना है, तो उसकी कुछ कुछ पर्टिकुलर रीजन को जाकर अगर हम डिलीट कर सके, तो ये मैकेनिज्म, ये क्रिस्पर कैस काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यही क्रिस्पर कैस सिस्टम की यहीं से यूटिलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुई, दिस क्रिस्पर कैस। तो जस्ट हम लोग जिस तरह से अपने इम्यूनिटी से बचने के लिए वायरस को अटैक करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें डिग्रेड करता है, ठीक उसी तरह से बैक्टीरिया भी, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ क्रिस्पर होगा, ठीक उसी तरह बैक्टीरिया भी इस क्रिस्पर कैस सिस्टम के थ्रू फॉरेन पार्टिकल को हटाता है, क्रिस्पर कैस। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये क्रिस्पर कैस में क्या क्या चीज़ होते हैं, क्या क्या सिस्टम इन्वॉल्व होती हैं इस क्रिस्पर कैस सिस्टम में। तो अगर आप देखें यहाँ पर हम लोग ने बात किया कि कैस प्रोटीन और ये गाइड आरएनए, ये दो जन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस क्रिस्पर कैस सिस्टम में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए, ये है गाइड आरएनए और ये है कैस प्रोटीन। ये दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस क्रिस्पर कैस सिस्टम में। तो गाइड आरएनए में दो चीज़ रहते हैं, एक हुआ वो स्पेशल रीजन जो हमें बताएगा कि हमें डीएनए के किस जगह में जाकर एडिट करना है, उस पार्ट को हम बोलते हैं स्पेसर पार्ट, ठीक है। और एक पार्ट होता है, बता रहे स्पेसर पार्ट फर्स्ट, और दूसरा पार्ट जो आपका होता है उसे हमें बोलते हैं स्कैफोल्ड पार्ट। ये जो दूसरा पार्ट है इसे हम बोलते हैं स्कैफोल्ड पार्ट। इस स्कैफोल्ड पार्ट को Cas9 प्रोटीन बाइंड करता है। तो Cas9 प्रोटीन जब इसको बाइंड किया गाइड आरएनए को, तो गाइड आरएनए उसे टारगेट डीएनए के पास ले जाता है। ये देखिए आप, टारगेट डीएनए। इस टारगेट डीएनए में गाइड आरएनए और Cas9 दोनों जाके बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के साथ ही साथ क्या करते हैं, एक और चीज़ का यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, वो है पैम सीक्वेंस। पैम सीक्वेंस की क्या फंक्शन है इधर? पैम सीक्वेंस, आप जिस जगह पर टारगेट कर रहे हो, जिस जगह को आप एडिट करना है, जहाँ पर ये गाइड आरएनए बाइंड करेगा, ठीक उसके बगल में 3 बेस का ये एक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्पेसर एसोसिएटेड मोटिफ। इसका क्या काम है, ये Cas9 के न्यूक्लियस एक्टिविटी को ऑन करने में हेल्प करता है। तो कैस प्रोटीन में दो न्यूक्लियस एक्टिविटी वाले डोमेन हैं, एक है रूफ सी और दूसरा है HNH। ये रूफ सी और HNH पार्ट आपके क्या करते हैं, डीएनए में क्लीव करने के काम आते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये Cas9 जब क्रिस्पर लोकस से सिंथेसिस होता है, तब ये Cas9 डीएनए में डायरेक्ट खुद से जाकर क्यों नहीं बाइंड करता है, क्योंकि इधर तो उसके पास पैम भी है। तो बात यह है कि ये Cas9 इस तरह के 3 बेसिस पैम सीक्वेंस का पूरे जेनोम में रहना काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि 3 बेसिस का आप अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करिएगा तो पूरे जेनोम में बहुत बार प्रेजेंट रहने के चांसेस है। ये Cas9 वहाँ जाके बाइंड कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जब गाइड आरएनए बना रहे हो, आप बहुत स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही चूज़ कर रहे हो। आप ऐसे सीक्वेंस को चूज़ कर रहे हो जो सिर्फ टारगेट में ही बाइंड करे और वो कहीं और बाइंड ना कर पाए। तो Cas9 तभी एक्टिवेट होता है जब वो गाइड आरएनए को बाइंड करता है, क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस डोमेन है रूप सी और HNH, वो जनरली एक्सपोज नहीं होते हैं बाहर की तरफ। वो तभी एक्सपोज होते हैं जब आप गाइड आरएनए से बाइंड करके रहो। जब तक वो Cas9 गाइड आरएनए को बाइंड नहीं करेगा, उसके अंदर वो कन्फर्मेशनल चेंज नहीं आता है। और कन्फर्मेशनल चेंज तभी आएगा जब वो गाइड आरएनए और Cas9 आके स्पैम सीक्वेंस के पास आके बैठेंगे। तो Cas9 में एक्चुअली दो कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। पहले ये है कि वो डीएनए को तभी बाइंड कर सकता है जब वो गाइड आरएनए से बाइंड करेगा। गाइड आरएनए से बाइंड करने के साथ ही साथ Cas9 में ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज होता है जिससे उसकी डीएनए बाइंडिंग एबिलिटी बढ़ती है। तो वो खुद से आकर डीएनए में बाइंड नहीं कर पाएगा, पहली बात। और दूसरा ये, जब वो डीएनए में बैठा तो पैम सीक्वेंस के प्रेजेंस से फिर उसके कन्फर्मेशनल चेंज होती है वहाँ पे बाइंड करने से,
जिससे वो डीएनए को काट सकता है। तो ना तो वो खुद से आके डीएनए में बैठ सकता है, और अगर वो बैठे भी तो पैम सीक्वेंस के वजह से ही उसकी न्यूक्लियस डोमेन एक्सपोज होती है, वरना वो नहीं काट पाता है। तो ये गाइड आरएनए और cas9 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि गाइड आरएनए cas9 को लेकर जाते हैं वो पर्टिकुलर रीजन में कहाँ कट करना है, और पैम सीक्वेंस उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज लाते हैं, जिसकी वजह से आप जीन को एडिट कर सकते हो। तो जब आपको जीन को नॉकआउट करना है तब क्या होता है, आपने स्पेशल रीजन को बनाया। आपने किस तरीके से बनाया, आपने जिस पर्टिकुलर रीजन को एडिट करना है, डिलीट करना है या फिर रिपेयर करना है, आप उस रीजन को चूज करके ये स्पेशल सीक्वेंस बनाए, और इस स्पेशल सीक्वेंस के साथ आप एक स्कैफोल्ड सीक्वेंस देंगे जो कि cas9 को बाइंड करने में हेल्प करता है। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं तो ये दोनों आपके राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन को एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर जगह को सेल के नॉकआउट करना चाहते हैं, सपोज ये रीजन को। तो आप ठीक इस रीजन की कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस को लिए, और ध्यान रखिएगा कि वो सीक्वेंस सिर्फ यहीं प्रेजेंट हो, जेनोम के और किसी पार्ट में ना हो। तो ये सीक्वेंस हो आपका स्पेसर सीक्वेंस। अब यहाँ पर इसके साथ स्कैफोल्ड सीक्वेंस के साथ cas9 प्रोटीन बाइंड करके राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म किए। द मोमेंट जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ये दोनों और जाकर आपके टारगेट जगह को बाइंड करिएगा। आपको तो याद ही होगा, मैंने पिछले स्लाइड में बोला था कि cas9 डायरेक्ट आके डीएनए में खुद से बाइंड नहीं कर सकता है, क्योंकि cas9 की वो डीएनए बाइंडिंग एबिलिटी नहीं है। वो एक्सपोज्ड नहीं रहती, वो तभी चेंज होगी जब आप cas9 को गाइड आरएनए से इंटरेक्ट कराओगे, तभी उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होती है। और एक बात, cas9 यहाँ पर आकर बैठ के तभी काटेगा जब यहाँ पर ये आप पैम सीक्वेंस देख रहे हो ना, ये पैम सीक्वेंस उसमें एक कन्फर्मेशनल चेंजेस लाती है, और उसी कन्फर्मेशनल चेंजेस के वजह से ये cas9 आपके डीएनए को क्लीव करता है उसके दो डोमेन से। पहला हुआ रूसी और दूसरा हुआ HNH, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में बात किया था। तो HNH डोमेन और रूप सी ये क्या करते हैं, ये डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक को जनरेट करते हैं। कैसे, यहाँ पर और यहाँ पर निक क्रिएट करके। अब ये जो निक क्रिएट होगा, इस निक की वजह से क्या होगा, अब देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक क्रिएट हुआ ना, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर नॉन होमोलोगस इंड ज्वाइनिंग रिपेयर सिस्टम आएगी, और यहाँ पे कोई होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, यहाँ पे नॉन होमोलोगस रिपेयर सिस्टम की कुछ प्रोटीन आएंगी जो बाइंड करेंगी, और उनका काम ये है कि वो आइदर कुछ बेसिस को यहाँ से ट्रिम करके कुछ बेसिस को लॉस करती हैं, या फिर यहाँ पे कुछ रैंडम बेसिस को ऐड करती है। तो इस रैंडम बेसिस का ऐड होना या कुछ बेसिस का डिलीट होना, उसके वजह से आइदर इंसर्शन होगा और डिलीशन होगा। तो ठीक इसी इंसर्शन और इसी डिलीशन, ये दोनों के वजह से आपका क्या हुआ, जीन में एक मॉडिफिकेशन हो गया, जीन के बेसिस कॉम्पोजिशन ऑल्टर हो गए, जिसके वजह से जीन अपना उस फंक्शन को लॉस करेगा। ऐसा इंसर्शन हुआ कि स्टॉप कोडन आ गया, तो नॉन फंक्शनल एक्टर एक ट्रंकेटेड प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। और डिलीशन ऐसा हो गया कि उसकी कुछ मेन बेसिस लॉस हो गया, जिसकी वजह से आप प्रोटीन काम नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, आपकी जीन एडिट हो गई, और इस तरह से आप किसी भी जीन के फंक्शन को लॉस ऑफ फंक्शन कर सकते हैं, जीन नॉकआउट भी कर सकते हैं, जीन के कुछ पोर्शन को डिलीट करके उसको, वो और फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये होता है आपके जीन नॉकआउट में, जब आपको किसी तरह का मॉडिफिकेशन या बेस डिलीशन इंसर्शन करना है। और इसमें कई बार फ्रेम शिफ्ट भी हो जाती है, क्योंकि जब यहाँ पर बेस ऐड होगी, बेस ऐड होने से आपकी फ्रेम होती है जो कोडन की, वो शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, 3 से 4, 3 के मल्टीपल में। तो इस तरह से आपके जीन के फंक्शन को लॉस हुआ, ये क्रिस्पर का सिस्टम को यूज करके। अच्छा, अब ये देखिए इस स्लाइड में उन्होंने बताया कि जब आप एक गाइड आरएनए एक cas9 के साथ बाइंड कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है वो कहीं नॉन स्पेसिफिक जगह भी बाइंड कर सकता है, यहाँ के सिमिलरिटी के वजह से इस स्पेसर के। तो अगर हम ऐसा करें कि एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे हमें मॉडिफाई करना है, हम एक बार में एक जगह क्लीव करें डबल स्ट्रैंड के,
एक स्ट्रैंड को और एक जगह क्लीव करे। तो मतलब अगर हम दो स्ट्रैंड को क्लीव करें तो हमारा ये टोटल डीएनए निकल जाएगा। और ये तभी होगा जब ये दोनों क्लीव एक टारगेट जगह पे ही हो रहा है, क्योंकि अगर बहुत दूर दूर जगह में हुआ तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड निक के वजह से ही देखा जाएगा। पर अगर ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो रहा है, अगर उस टारगेट जगह पे ही हो रहा है, तभी ये डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जगह उन लोग क्या करते हैं, Cas9 को म्यूटेट करते हैं, जिससे उनका एक न्यूक्लियस डोमेन लॉस हो जाता है और एक न्यूक्लियस डोमेन फंक्शनल रहता है। सपोज एक ही डोमेन यहाँ काम कर रहा है HNH, तो इससे क्या होगा, आपकी स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी और आपके टारगेट रीजन में ही जो हो रहा है वो आप श्योर रहेंगे। तो इधर में एक क्लीव किया वो, और इधर में एक और क्लीव किया इस जगह पे, और ये हमारे दोनों टारगेट रीजन के अंदर ही पड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ से बेसिस लॉस होंगे और वो नॉन होमोलोगस इंजॉइनिंग करके पिछले साइड में जैसे मैंने दिखाया था, आइदर इंसर्शन या डिलीशन करके जीन के फंक्शन को लॉस करेगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिसिटी बढ़ाने की वजह से हम दो अलग अलग गाइड आरएनए का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे मार्केट में अभी कॉमर्शियली वेक्टर्स अवेलेबल रहते हैं जहाँ पर Cas9 प्रोटीन की जीन रहती है, और आप क्रिस्पर गाइड आरएनए की जस्ट डीएनए सीक्वेंस डाल दीजिए, फिर वहाँ से गाइड आरएनए सिंथेसिस होगा और ये Cas9 प्रोटीन उसके साथ बाइंड करके मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो बहुत सारे कॉमर्शियली अवेलेबल वेक्टर्स आर अवेलेबल मार्केट में, आप जिसको लेके काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आया कि अगर आपको होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर करना है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। और एक और चीज़ है, ये जो नॉन होमोलोगस इंजॉइनिंग है, इसकी चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हर फेस ऑफ सेल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, G1 S G2 फेस M फेस। तो ये नॉन होमोलोगस इंजॉइनिंग ये आपके चारों रिपेयर सिस्टम में आती है, चारों सॉरी माफ़ करिएगा, चारों फेसेस में आती है। और जिसके वजह से क्या है, ये क्योंकि चारों फेस पे ये अवेलेबल रहता है, तो 90% ऑफ द रिपेयर इसी के थ्रू होता है, नॉन होमोलोगस इंजॉइनिंग। अगर किसी तरह का डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होने से सेल उससे जल्दी जल्दी रिपेयर करने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि ये काफ़ी लीथल है और सेल डबल स्टैंडर्ड ब्रेक लेकर सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए वो जल्द से जल्द इसे इसे ठीक करने की कोशिश में नॉन होमोलोगस इंजॉइनिंग का ही यूज़ करता है। क्योंकि G1 बात करिए, आप एस फेस की बात करिए, आप G2 फेस की बात करो या एम फेस की, जितने भी आप फेसेस की बात करो, चारों फेसेस में ये एन होम एच ई जे रिपेयर सिस्टम आता है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर की बात करते हैं। इस रिपेयर सिस्टम में अगर आप देखिए तो सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपके Cas9 स्पेशल रीजन आके डीएनए को बाइंड किए, फिर क्लीव किए, सब कुछ पहले की ही तरह है। पर इसमें आप क्या करते हैं, एक और चीज़ करते हैं। सपोज आपके जिस भी टारगेट जगह पर है, आप उसके मुताबिक एक डीएनए टेम्पलेट भी दीजिए। डीएनए टेम्पलेट दीजिए ताकि वो जाके इधर बाइंड कर सके और होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन को प्रमोट कर सके। सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि उसके दोनों एंड में होमोलॉजी हो ताकि वो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन भी कर सके, और इस जगह पे जो गैप हुआ है वहाँ पर वो आपके करेक्ट बेसिस को इंसर्ट कर सके। तो सपोज यहाँ पे कोई म्यूटेशन हुआ, आपने कैंसर कोई म्यूटाजेन दी है जिससे वो म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन के वजह से आपने क्रिस्पर कैस सिस्टम को भेजा कि भाई इस जगह को एडिट कर दो, वो जगह आपका एडिट हो गया। अब वहाँ पे आप चाहते हैं वो जीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसके प्रोटीन को आपको एक्सप्रेस भी कराना है, तो आप क्या करिएगा, आप नॉर्मल जीन को भी, उस जीन की एक नॉर्मल कॉपी को भी भेज दीजिएगा। देखिए सेल में सिस्टर क्रोमाटिड भी रहती है, पर अगर आप बाहर से इसकी मात्रा और इसकी सप्लाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करें तो आपकी होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर हो सकता है। ये ऐसे भी बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट 10%, और नॉन होमोलोगस की चांसेस 90% रहती है। तो अगर आप बाहर से जितना ज़्यादा ये टेम्पलेट अगर आप अंदर की तरफ भेजें तो उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएगी कि होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर हो सके। तो आप ठीक जिस जीन को मॉडिफाई कर रहे हैं उसी के आधार पर आप एक टेम्पलेट को रेडी करिएगा जो कि डिक्टेट करेगा होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन सिस्टम को इस जगह को रिपेयर कर सके। और अगर ये रिपेयर हो गया है तो आपकी पहले जैसी वापस नॉर्मल हो गई जीन जीन और आप
फिर से इससे फंक्शनल प्रोटीन आप पा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ आपको जो ध्यान पे रखना होगा, होमोलॉगस डायरेक्टेड रिपेयर आपके सेल के G2 और S फेस में ही ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे इस तरह के प्रोसेस को पूरे सेल एक कंपोजिशन को सिंक्रोनाइज करते हैं कल्चर में, ताकि सब सेल G2 या एस फेस में एक साथ आ जाए। और उस टाइम में इस तरह के एडिट को प्रमोट करते हैं जब हमें होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर करना है। तो इन जनरल यही होता है क्रिस्पर सिस्टम में। अगर आपको रिपेयर करना है तो आप बहुत सारा टेम्पलेट भी दे दीजिए कैसनाइन और गाइड आरएनए के साथ। और एक और चीज़, इस टेम्पलेट जो आप दे रहे हैं, और क्योंकि गाइड आरएनए ठीक इसी के कम्प्लीमेंट्री हम बना रहे थे, तो वो यहाँ भी बाइंड कर सकता है, इस टेम्पलेट में भी बाइंड कर सकता है। क्योंकि आप जो स्पेशल रीजन दे रहे हो वो तो जीन के ठीक इसी हिस्से का दे रहे थे। तो अगर आप इस हिस्से को रिपेयर के लिए भी भेज रहे हो तो वो कैसनाइन और स्पेशल इधर बाइंड भी कर सकता है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप इधर में पैम सीक्वेंस मत दीजिएगा। अगर आप पैम सीक्वेंस नहीं देते हो तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये कैसनाइन और गाइडरने भले इसमें बाइंड भी करे पर वो काट नहीं सकता। क्योंकि हमने पहले ही स्लाइड में डिस्कस कर चुका है कि एक कैसनाइन तभी काटेगा जब उसकी पैम सीक्वेंस उसे उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज लाएगी, उसकी न्यूक्लियस से डोमेन को बाहर की तरफ एक्सपोज करेगी। तो अगर आप इस टेम्पलेट डीएनए को, अगर आप चाहते हो कि ये टेम्पलेट डीएनए में ये जाके रिपेयर सिस्टम में हेल्प करे, ये कोई क्लीविंग प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो इसमें पैम सीक्वेंस मत रखिए, जिससे उसका क्लीवेज नहीं होगा। और ये क्लीव नहीं होगा तो ये रिपेयर के लिए भी, होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर के लिए भी सब समय अवेलेबल रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर में आप जिस टेम्पलेट डीएनए को दे रहे हो फॉर द रिपेयर, डोंट कीप ये पैम सीक्वेंस, उस पैम सीक्वेंस को मत रखिएगा। ठीक है। और आपकी इस तरह से कंप्लीटली होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्रिस्पर का सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी जीन एडिटिंग में। और ये बहुत ही इजी वे से किया जा सकता है और हर तरह के स्पीसीज में इसका यूज़ किया जा सकता है। और कैसनाइन प्रोटीन आप किस बैक्टीरियल स्पीसीज से प्यूरिफाई कर रहे हो उसके बेसिस पे ही पैम सीक्वेंस का भी डिसाइड किया जाता है कि किस तरह का पैम सीक्वेंस रहेगा। पैम सीक्वेंस जो 3 बेसिस का होता है, आइदर ATA या GCG, वॉटेवर जो भी है, ये जो भी होगा वो डिपेंड करता है आप किस बैक्टीरियल स्पीसीज से कैसनाइन प्रोटीन को ला रहे हैं। हर एक कैसनाइन का एक अलग पैम सीक्वेंस है जो कि डिपेंड करता है ये आप किस बैक्टीरिया से लाए हो। तो यही सब इस पूरे क्रिस्पर सिस्टम में होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ सब कुछ ईजिली समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आओ। तो यही सब होता है क्रिस्पर का सिस्टम में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर तरह के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आती हैं। तो अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।